स्वागत है आपका पट्टी पथट पठंती यूपीएससी में, जहां हम सब मिलकर सीखते हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के शासन तंत्र के शिखर पर बैठे पद यानी भारत के राष्ट्रपति पर गहराई से बात करेंगे। ये पद अक्सर खबरों में रहता है, लेकिन उनकी वास्तविक शक्तियां क्या हैं, चुनाव का तरीका क्या है, संविधान में उनकी स्थिति क्या है, इसे समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, खासकर यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत ही अहम है। सही कहा। हमारी चर्चा का आधार रहेगा एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था। बिल्कुल, राष्ट्रपति जैसा कि संविधान के भाग 5 मतलब अनुच्छेद 52 से 78 में बताया गया है, वो संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव के प्रमुख हैं। अच्छा। वो भारत गणराज्य के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट, पहले नागरिक भी। हालांकि सरकार के असली मुखिया तो प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए राष्ट्रपति पद के इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले यही सवाल आता है मन में कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता क्यों नहीं करती? मतलब ये अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है? संविधान बनाने वालों ने ऐसा क्यों सोचा होगा? हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी और अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान सभा में इस पर काफी विचार विमर्श हुआ था। अच्छा। मुख्य तर्क ये था कि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है ना, जहाँ वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। हाँ, सही। राष्ट्रपति ज्यादातर मतलब नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, नॉमिनल हेड। अब अगर उनका चुनाव भी सीधे जनता करती तो वो भी एक सीधे जनादेश के साथ आते, और फिर क्या होता कि प्रधानमंत्री के समानांतर एक और शक्ति केंद्र बन जाता। हाँ, टकराव हो सकता था। बिल्कुल, टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। और ये भी था कि पूरे देश में राष्ट्रपति का सीधा चुनाव कराना वो बहुत खर्चीला और जटिल भी होता। बात तो सही है। इसीलिए फिर अप्रत्यक्ष चुनाव का रास्ता चुना गया। तो फिर इस अप्रत्यक्ष चुनाव में वोट कौन डालता है? मतलब कौन है वो लोग जो चुनते हैं राष्ट्रपति को? इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज बताता है। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज। हाँ, इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमपीज। केवल निर्वाचित, ये ध्यान रखना है। हाँ, केवल निर्वाचित। फिर राज्यों की विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमएलएज। ओके। और एक और बात, 70वें संविधान संशोधन 1992 के बाद से दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, दिल्ली और पुडुचेरी भी? हाँ, पर यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, और ये प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है। क्या? कि संसद या विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो इस चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। ओहो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते? बिल्कुल नहीं डालते। दिलचस्प। और चुनाव की प्रक्रिया क्या है? मैंने सुना है ये कुछ एकल संक्रमणीय मत जैसा कुछ होता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, थोड़ी जटिल लगती है शब्दावली। अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 बताता है कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV द्वारा होता है, और मतदान गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसे आसान भाषा में समझाएंगी जरा? हाँ, कोशिश करती हूँ। देखिए, इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। अच्छा। नहीं, इसका मकसद है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वोटों का एक निश्चित कोटा मतलब एक तय हिस्सा मिले। वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता मतलब प्रेफरेंस के क्रम में रखता है। पहली पसंद ये, दूसरी पसंद वो, तीसरी ये, ऐसे। अच्छा, मतलब रैंकिंग करनी होती है? हाँ बिल्कुल, रैंकिंग करनी होती है। फिर गिनती शुरू होती है पहली वरीयता के वोटों से। अगर किसी को पहली वरीयता में ही कोटा मिल गया तो वो जीत गया। और अगर नहीं मिला तो? अगर नहीं मिला तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली वरीयता के वोट मिले हैं उसे बाहर कर दिया जाता है। ओके। और उसके वोटों को उन वोट पर्चियों पर जो दूसरी पसंद लिखी है उसके हिसाब से बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। अच्छा, मतलब वोट बेकार नहीं जाता? सही पकड़ा, वोट बेकार नहीं जाता, वो ट्रांसफर हो जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी न किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए जरूरी कोटा नहीं मिल जाता। अब कुछ समझ आया।
इससे ये होता होगा कि राष्ट्रपति को ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। बिल्कुल, यही मकसद है कि राष्ट्रपति को व्यापक समर्थन प्राप्त हो, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। और ये वोट का वजन, वैल्यू ऑफ वोट, वो भी अलग अलग होता है ना? राज्यों की जनसंख्या का इसमें क्या रोल है? हाँ, बिल्कुल। हर किसी के वोट का मूल्य बराबर नहीं होता। उद्देश्य ये है कि राज्यों के बीच और राज्यों तथा केंद्र के बीच एक तरह से समानता, पैरिटी बनी रहे। अच्छा, वो कैसे? एक एमएलए के वोट का मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला है उस राज्य की कुल जनसंख्या। और ध्यान रहे, ये जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ली जाती है। 1971? अभी तक? हाँ, 1971 की। उसे वहां के निर्वाचित एमएलएस की कुल संख्या से भाग देते हैं और फिर जो संख्या आती है उसे 1000 से और भाग देते हैं। अच्छा। फिर सभी राज्यों के एमएलएस के वोटों का जो कुल मूल्य आता है उसको संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों यानी एमपीज की संख्या से भाग देकर एक एमपी के वोट का मूल्य निकाला जाता है। समझ गया। और ये 1971 की जनगणना ही क्यों? ये इसलिए ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो, मतलब उनका प्रतिनिधित्व कम ना हो जाए। और ये व्यवस्था 2026 तक के लिए तय कर दी गई है। अच्छा, ये भी एक जरूरी जानकारी है। अब मान लीजिए इस चुनाव प्रक्रिया में कोई विवाद हो जाए, कोई शक शुबा पैदा हो जाए, तो फिर मामला कहाँ जाएगा? कौन फैसला करेगा? देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के ही चुनाव से जुड़े अगर कोई भी विवाद हैं, कोई शंकाएं हैं, तो उनकी जांच और फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को है। केवल सुप्रीम कोर्ट? हाँ जी, केवल सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 के तहत ये उसका मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार है, मतलब ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी होता है, फाइनल। ठीक है, चलिए चुनाव की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि इस इतने महत्वपूर्ण पद के लिए योग्यता क्या चाहिए? कौन बन सकता है राष्ट्रपति? क्या शर्तें हैं? अनुच्छेद 58 इस बारे में कुछ कहता है शायद। हाँ, अनुच्छेद 58 में योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। बहुत सीधी सीधी हैं। उम्मीदवार को पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कम से कम 35 साल की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। 35 साल? तीसरा, उसे लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए। लोकसभा सदस्य की योग्यता, राज्यसभा की नहीं? नहीं, लोकसभा की। हाँ। और चौथा, वो किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद? इसका क्या मतलब है? मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के तहत कोई ऐसा पद न हो जहां से वेतन या भत्ता मिलता हो। हालांकि इसमें एक छूट है। क्या? मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्री, इन्हें लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाता। मतलब वो अपने पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक वाली बात भी तो है। ये छोटी छोटी बातें भी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। हाँ, आपने सही याद दिलाया, ये भी जरूरी है। उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 मतदाता, मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं। हाँ, वही एमपीज और एमएलएज। हाँ, उनमें से 50 लोग प्रस्तावक, प्रपोजर्स के तौर पर दस्तखत करें और 50 दूसरे मतदाता अनुमोदक, सेकेंडर्स के तौर पर। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। जी, और साथ ही उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आरबीआई में जमा करनी होती है। 15,000? और ये जब्त कब होती है? अगर उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध वोटों का 1/16 हिस्सा भी नहीं मिलता तो ये राशि जब्त हो जाती है। अच्छा, 1/16 वोट? हाँ, ये शर्तें इसलिए हैं ताकि जो गंभीर उम्मीदवार नहीं है वो चुनाव प्रक्रिया से दूर रहें। ठीक है। अब जब राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, पद संभालते हैं, तो वो एक शपथ, ओथ लेते हैं। अनुच्छेद 60 में इसका जिक्र है। वो कहते हैं कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मतलब प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये शब्द सुनने में बहुत वजनदार लगते हैं। बिल्कुल, ये शब्द राष्ट्रपति के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व को दर्शाते हैं। वो भारत की जनता की सेवा और कल्याण में लगे रहने की भी शपथ लेते हैं। और ये शपथ दिलाता कौन है? ये शपथ उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई दिलाते हैं। अगर मान लीजिए सीजेआई मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश उपलब्ध हों वो दिलाते हैं। ठीक है। और हाँ, अनुच्छेद 59 में पद की कुछ शर्तें भी बताई गई हैं,
जैसे कि वो संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। अगर हैं और राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो जिस दिन वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं उनकी पुरानी सीट खाली मान ली जाती है। अच्छा। वो कोई और लाभ का पद नहीं ले सकते और सबसे जरूरी, उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। ये भी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कार्यकाल, टर्म पर। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हाँ, 5 साल। लेकिन क्या उन्हें इससे पहले भी हटाया जा सकता है? ये महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया काफी चर्चा में रहती है और सुनने में बहुत मुश्किल भी लगती है। ऐसा क्यों है? हाँ, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से वो चाहें तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पहले भी पद छोड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति को, ठीक है। हाँ, लेकिन उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी जो प्रक्रिया है उसे ही महाभियोग, इम्पीचमेंट कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में है। लेकिन ये संविधान का उल्लंघन क्या है, ये कहीं बताया गया है? नहीं। मजे की बात यह है कि संविधान में ये परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान का उल्लंघन का ठीक मतलब क्या है। अच्छा। और ये प्रक्रिया जानबूझकर बहुत कठिन बनाई गई है। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, इतनी कठिन क्यों? ताकि देश के सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसे किसी राजनीतिक बदले की भावना से या हल्के फुल्के कारणों से आसानी से हटाया ना जा सके। पद की गरिमा और स्थिरता बनी रहे, इसलिए। समझ गया। तो ये प्रक्रिया चलती कैसे है, मतलब स्टेप्स क्या हैं? देखिए, प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। किसी भी सदन में? अच्छा। हाँ। जिस सदन में आरोप लगाए जाते हैं, पहले तो उस सदन के कम से कम 1/4 14 सदस्यों को उस आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। 1/4 सदस्य? हाँ, और फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का लिखित नोटिस देना होता है। 14 दिन का नोटिस? जी। इसके बाद अगर वो सदन जिसने आरोप लगाया है अपनी कुल सदस्य संख्या के, ध्यान दीजिएगा, उपस्थित और मतदान करने वालों का नहीं, बल्कि कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देता है। 2/3 बहुमत, वो भी कुल सदस्यों का? ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर वो पास हो जाता है तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। फिर दूसरा सदन क्या करता है? दूसरा सदन फिर उन आरोपों की जांच करता है या किसी कमेटी से करवाता है, और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है कि वो खुद पेश हो या अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर अपना पक्ष रखें। अच्छा, अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। हाँ, बिल्कुल, नेचुरल जस्टिस। फिर अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देता है। वहां भी 2/3? हाँ, वहां भी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। अगर ऐसा हो जाता है तो जिस तारीख को ये प्रस्ताव पास होता है उसी तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत कठिन प्रक्रिया है ना? इसमें एक और दिलचस्प बात सुनी थी मैंने कि जो लोग चुनाव में वोट डालते हैं उनमें से कुछ महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते, और जो चुनाव में वोट नहीं डालते वो इसमें हिस्सा लेते हैं। ये सच है? हाँ, ये एक अनोखी बात है इस प्रक्रिया की। देखिए, संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, हाँ, जो चुनाव में वोट नहीं डालते। सही कहा, वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में वोट डाल सकते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, एमएलएज, और दिल्ली पुडुचेरी के एमएलएज, जो चुनाव में वोट डालते हैं। हाँ, वो चुनाव में तो वोट डालते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते। कमाल है, ये तो अर्ध न्यायिक क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया लगती है। बिल्कुल, इसे क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया ही माना जाता है। और अगर राष्ट्रपति का पद मान लीजिए कार्यकाल पूरा होने से पहले खाली हो जाए, जैसे मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दें या महाभियोग से हट जाएं, तो फिर क्या होता है? ऐसी किसी भी स्थिति में खाली हुए पद के लिए चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर? हाँ, और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो फिर पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद पर रहेगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। अच्छा, पूरे 5 साल के लिए? जी, और जब तक नया राष्ट्रपति पद नहीं संभाल लेता तब तक उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भीवा हो तो? अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं।
और अगर मान लीजिए वो भी उपलब्ध ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। मतलब व्यवस्था ऐसी है कि देश का सर्वोच्च पद कभी खाली ना रहे। बिल्कुल, यही सुनिश्चित किया गया है। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस। जी, इनको कई श्रेणियों में बांटा जाता है, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक वगैरह वगैरह। ये तो काफी लंबी लिस्ट लगती है। हाँ, लिस्ट तो लंबी है। क्या ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति अपने विवेक से इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसमें भी मंत्रिपरिषद की सलाह वाली बात आ जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमें अनुच्छेद 74 में मिलता है। उस पे हम आएंगे, लेकिन पहले चलिए फटाफट शक्तियों को संक्षिप्त में देख लेते हैं। हाँ, बताइए। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। सैद्धांतिक रूप से मतलब थियोरेटिकली संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है, ऐसा अनुच्छेद 53 कहता है। अच्छा। सरकार के जितने भी काम होते हैं वो सब उन्हीं के नाम पर होते हैं। वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की। ठीक है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सब महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। काफी सारी नियुक्तियां हैं। हाँ, इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी आयोगों की नियुक्ति, अंतर्राज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल की नियुक्ति भी वही करते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका प्रशासन तो सीधे उनके अधीन होता है। ये तो गई कार्यकारी शक्तियां। विधायी शक्तियों के बारे में बताइए, लेजिस्लेटिव पावर्स। विधायी शक्तियां भी काफी अहम है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, मतलब संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। हाँ, ये तो है। वे संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान, प्रोरोग करते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। हाँ, सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर, जरूरत पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 बुला सकते हैं। अच्छा, जॉइंट सिटिंग। हर आम चुनाव के बाद पहला सत्र और हर साल के पहले सत्र को वो संबोधित करते हैं। कोई भी विधेयक, कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ये उनकी वीटो शक्ति, वीटो पावर, आर्टिकल 111 है। वीटो पावर पर हम अलग से बात करेंगे शायद। हाँ, बिल्कुल। और जब संसद सत्र में ना हो लेकिन कानून की तुरंत जरूरत हो तो वो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 123। अध्यादेश, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत। वे सीएजी, यूपीएससी, वित्त आयोग वगैरह की रिपोर्ट्स को संसद के सामने रखवाते हैं। और हाँ, एक और बात, वे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत भी करते हैं। 12 सदस्य, ये तो काफी व्यापक विधायी भूमिका हुई। वित्तीय और न्यायिक क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका है? वित्तीय शक्तियों, फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो कोई भी धन विधेयक, मनी बिल संसद में पेश करने से पहले उनकी सिफारिश जरूरी होती है। अच्छा, पहले राष्ट्रपति की मंजूरी। हाँ, पूर्व सिफारिश। वे केंद्रीय बजट, जिसे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 कहा गया है, उसे संसद के सामने रखवाते हैं। कोई भी अनुदान मांग, डिमांड फॉर ग्रांट, उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। देश की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर अचानक कोई खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो वे उसके लिए एडवांस दे सकते हैं, बाद में संसद उसे पास करती है। और हर 5 साल में वे एक वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 का गठन करते हैं। हाँ, वित्त आयोग, जो केंद्र राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा सुझाता है। बिल्कुल। अब आते हैं न्यायिक शक्तियों, जुडिशियल पावर्स पर। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। वे किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत। हालांकि ये सलाह मानना या न मानना उनकी मर्जी है, ये बाध्यकारी नहीं होती। अच्छा, सलाह ले सकते हैं पर मानना जरूरी नहीं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण है उनकी क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर, अनुच्छेद 72 में। हाँ, ये तो बहुत सुना है। वे किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को पूरी तरह माफ, पार्डन कर सकते हैं, सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, कॉम्यूटेशन, सजा की अवधि कम कर सकते हैं, रिमिशन, विशेष परिस्थितियों में सजा पर रोक लगा सकते हैं, रेस्पाइट, या सजा के अमल को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, रिप्रीव। कई तरह की शक्तियां इसमें। हाँ, और ये शक्ति सैन्य अदालतों, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा
और यहाँ तक कि मौत की सजा पर भी लागू होती है। अच्छा, मौत की सजा पर भी? ये बहुत बड़ी शक्ति है। निश्चित रूप से। और फिर राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां भी हैं शायद? हाँ, संक्षिप्त में बता देती हूँ। राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमैटिक पावर्स, मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि ज्यादातर के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। वे विदेशों में भारत के राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजते हैं और बाहर के राजदूतों का स्वागत करते हैं। ठीक है। सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स, वे भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, सुप्रीम कमांडर। हाँ, ये तो पता है। वे तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं और युद्ध की घोषणा या समाप्ति भी वही करते हैं, लेकिन ये संसद की मंजूरी से होता है। ओके। और आपातकालीन? आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे 3 तरह के आपातकाल घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356, और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। लेकिन यहाँ ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये सभी शक्तियां, खासकर आपातकालीन शक्तियां, वे केवल और केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ भी मंत्री परिषद की सलाह? हाँ, बिल्कुल। आपने शक्तियों में वीटो पावर यानी आर्टिकल 111 और अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 का जिक्र किया था। ये दोनों तो काफी महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां लगती हैं। क्या राष्ट्रपति इनका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं? क्या इन पर कोई सीमाएं हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। पहले वीटो शक्ति, वीटो पावर की बात करते हैं। जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए आता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत उनके पास मोटे तौर पर 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प? क्या क्या? पहला, वो बिल पर अपनी सहमति दे दें, फिर वो कानून बन जाता है। ठीक है, ये तो सीधा है। दूसरा, वो अपनी सहमति रोक लें। इसे आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। मतलब बिल वहीं खत्म। ये ज्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल के मामले में होता है, या कभी-कभी तब जब बिल पास होने और राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बीच सरकार बदल जाए और नई सरकार कहे कि इस बिल को मंजूरी ना दे। अच्छा, और तीसरा, वो बिल को, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो संसद को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसे निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। मतलब संसद फिर से देखे। हाँ, लेकिन अगर संसद उस बिल को दोबारा पास करके भेज देती है, चाहे उसमें बदलाव किया हो या ना किया हो, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। वो फिर मना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ एक बार लौटा सकते हैं। हाँ, और एक चौथा प्रकार भी है जिसे तकनीकी रूप से वीटो नहीं कहते, पर वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, जेब में रख लेना। हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें राष्ट्रपति बिल पर न तो सहमति देते हैं, न सहमति रोकते हैं और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। बस उसे अपनी टेबल पर पड़ा रहने देते हैं अनिश्चित काल के लिए। मतलब कोई फैसला ही नहीं करते। ऐसा क्यों कर सकते हैं? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि उन्हें कितने समय में बिल पर फैसला लेना है। अरे, इसका इस्तेमाल हुआ है कभी? हाँ, 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। अच्छा, और हाँ, एक जरूरी बात आपने शायद बताई थी कि संविधान संशोधन बिल पर वीटो नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद ये तय हो गया है कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उन्हें उस पर सहमति देनी ही होगी। उस पर कोई वीटो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पर। ये तो ऐसा लगता है कि बिना संसद के ही कानून बना दिया। हाँ, कुछ हद तक। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? सबसे पहली और जरूरी शर्त यह है कि अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो। अच्छा, जब संसद नहीं चल रही हो। हाँ, और दूसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति को इस बात का संतोष हो जाए कि हालात ऐसे बन गए हैं कि तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है और संसद के सत्र का इंतजार नहीं किया जा सकता। और क्या ये उनकी अपनी मर्जी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शक्ति भी वो केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है, और इसका असर? अध्यादेश का वही असर और वही शक्ति होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है, लेकिन ये टेम्पररी होता है।
स्थायी नहीं। कब तक चलता है ये? इसे संसद के दोबारा बैठने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी होता है। अगर 6 हफ्ते में पास नहीं हुआ तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। 6 हफ्ते संसद के दोबारा बैठने के बाद? हाँ, तो अगर हम देखें कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप 6 महीने का हो सकता है, तो अध्यादेश की अधिकतम उम्र 6 महीने और 6 हफ्ते हो सकती है। 6 महीने प्लस 6 हफ्ते, समझ लिया। हाँ, और राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस भी ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है। क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में, जैसे आरसी कूपर केस, डीसी वधवा केस में ये कहा है कि अगर अध्यादेश गलत नीयत से, मतलब माला फायदे इरादे से जारी किया गया हो या संसद को जानबूझकर बाईपास करने के लिए बार बार एक ही अध्यादेश लाया जा रहा हो, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मतलब इसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। अच्छा, मतलब कोर्ट देख सकता है कि अध्यादेश सही कारणों से लाया गया है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो इतनी सारी शक्तियों के बावजूद घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। अनुच्छेद 74 वो कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। हाँ। और 42वें और खासकर 44वें संशोधन के बाद तो ये सलाह बाध्यकारी भी हो गई है, हाँ। है ना? हालांकि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति है। बिल्कुल सही। फिर सवाल उठता है कि राष्ट्रपति की वास्तविक संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है या उनके पास कुछ छुपा हुआ विवेक, कुछ डिस्क्रिशन भी है? हाँ, ये सबसे अहम और बहस वाला सवाल है। देखिए, भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति की स्थिति काफी कुछ ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी जैसी है। अच्छा, ब्रिटिश मॉडल? हाँ, वो राष्ट्र के प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट, लेकिन शासन के प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। शासन के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अनुच्छेद 74 और उसमें हुए संशोधनों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। हाँ, 44वें संशोधन ने उन्हें ये राहत जरूर दी कि वो एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा भेज दे तो फिर राष्ट्रपति को वो माननी ही पड़ेगी। तो क्या कोई विवेकाधीन शक्ति है ही नहीं? संविधान में सीधे तौर पर, मतलब एक्सप्लिसिटली, कोई विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रेशनरी पावर्स नहीं लिखी गई हैं। लेकिन कुछ खास परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां राष्ट्रपति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इन्हें परिस्थितिजन्य विवेक, सिचुएशनल डिस्क्रिशन कहते हैं। ये संविधान में लिखी नहीं है, पर हालात ऐसे बन जाते हैं। अच्छा, वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं? ये जानना दिलचस्प होगा। कुछ उदाहरण है, जैसे पहला, जब लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी दल या चुनाव के बाद बने गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिले, मतलब हंग पार्लियामेंट की स्थिति हो। हाँ, त्रिशंकु संसद। हाँ, तब राष्ट्रपति अपने विवेक से फैसला करते हैं कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे जो उनके हिसाब से सदन में बहुमत साबित कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई। बिल्कुल। दूसरा, मान लीजिए मौजूदा सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो देती है, लेकिन प्रधानमंत्री इस्तीफा देने से मना कर देते हैं। तब राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। अच्छा। तीसरा, जब सरकार सदन में बहुमत खो चुकी हो और वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दें, तब राष्ट्रपति ये फैसला कर सकते हैं कि क्या लोकसभा भंग करना सही है या किसी वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना है या नहीं। ये भी नाजुक स्थिति है। हाँ, तो ये कुछ ऐसी दुर्लभ परिस्थितियां हैं जहां राष्ट्रपति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और विवेकाधीन हो जाती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, जैसा हमने कहा, वे मंत्रिपरिषद की सलाह से ही बंधे होते हैं। समझ गया। तो राष्ट्रपति पद मूलतः गरिमा का, प्रतिष्ठा का और राष्ट्र की एकता का प्रतीक है, जिसके पास कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण, विवेकपूर्ण भूमिका निभाने की शक्ति है। भले ही दिन प्रतिदिन का जो शासन है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही चलाते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने, यही सार है। तो इस पूरी बातचीत से, खासकर परीक्षा की तैयारी करने वालों के नजरिए से देखें तो मुख्य बातें, की टेकअवेज क्या निकल कर आती हैं? देखिए, अगर मेंस परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मतलब वो नाम मात्र के प्रमुख हैं या उनके पास कुछ वास्तविक शक्तियां भी हैं। उनका मंत्रिमंडल से क्या रिश्ता है, खासकर अनुच्छेद 74 का विश्लेषण। हाँ, वो सलाह बाध्यकारी हैं या नहीं, और कब विवेक का इस्तेमाल हो सकता है। सही। उनकी परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियां, चुनाव की प्रक्रिया का क्या तर्क है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों,
महाभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है और खास तौर पर उनकी कुछ शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, जैसे क्षमादान शक्ति 872, अध्यादेश शक्ति 8123, वीटो शक्तियां 8111 और आपातकालीन शक्तियां 8352, 356, 360। इन पर विश्लेषणात्मक समझ जरूरी है। ये तो हुई मेंस की बात। प्रीलिम्स के लिए क्या खास है? प्रीलिम्स के लिए तो सीधे सीधे तथ्यों पर पकड़ होनी चाहिए, जैसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स 52 से 61, चुनाव, योग्यता, शपथ, कार्यकाल, महाभियोग। फिर 71 चुनाव विवाद, 72 क्षमादान, 74 मंत्रिपरिषद की सलाह, 111 वीटो, 123 अध्यादेश, 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, 280 वित्त आयोग, 352, 356, 360 आपातकाल। आर्टिकल्स तो बहुत जरूरी हैं। हाँ, फिर निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है और कौन नहीं, मनोनीत सदस्य नहीं है, एमएलएज हैं, चुनाव की प्रक्रिया का नाम, एसटीवी, योग्यताएं खासकर उम्र 35 साल और किसकी सदस्यता की योग्यता, लोकसभा, शपथ कौन दिलाता है, सीजेआई या वरिष्ठतम जज, कार्यकाल 5 साल, महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन और बहुमत कुल सदस्यता का 2/3। वीटो के प्रकार, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने प्लस 6 हफ्ते। ये सब फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत अहम है। बहुत बढ़िया। आज हमने एम लक्ष्मीकांत के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पद से जुड़े संवैधानिक पहलुओं और शक्तियों को काफी विस्तार से और मुझे लगता है आसान भाषा में समझने की कोशिश की। हाँ, कोशिश तो यही रही। ये न सिर्फ परीक्षाओं के लिए बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र को समझने के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। निश्चित रूप से। इस चर्चा के बाद मुझे उम्मीद है कि किताब के इस अध्याय को पढ़ना और समझना थोड़ा और आसान और फायदेमंद होगा। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति को संविधान द्वारा जो भूमिका दी गई है, एक नाममात्र प्रमुख की, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में महत्वपूर्ण विवेक वाली शक्ति के साथ, क्या यह मौजूदा संतुलन हमारी संसदीय प्रणाली के लिए एकदम सही है? या आज की जो बदलती हुई राजनीतिक चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए इसमें किसी बदलाव या पुनर्विचार की जरूरत महसूस होती है? सोचने वाला प्रश्न है। जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।